जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत की। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करने के लिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की थी। इसी को हम लोग मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कहने का आशय यह है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स द्वारा दिए गए उनके समाज तथा इतिहास के सिद्धांत का नाम है। इस सिद्धांत का आधार काल्पनिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि उस नियम की व्याख्या है जो कि मानव इतिहास की संपूर्ण गतिविधि को निर्धारित करती है। इस सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वारा प्रस्तुत की गई इतिहास की दार्शनिक व्याख्या को यानी आदर्शात्मक व्याख्या के स्थान पर उन्होंने अपनी भौतिकवादी व्याख्या को प्रतिष्ठित किया है। कहने का आशय यह है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो हीगल के आदर्शवादी व्याख्या के विपरीत है और अपने इस सिद्धांत का उल्लेख कार्ल मार्क्स की जो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में मिलता है। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से संबंधित अपने विचारों का विस्तार से उल्लेख किया है और कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कहने का हमारा आशय यह है कि कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो मुख्य बातें हैं, उनके बारे में कार्ल मार्क्स ने अपनी जो कृति है जर्मन विचारधारा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जर्मन आइडियोलॉजी भी कहते हैं, तो इस पुस्तक में उन्होंने प्रस्तुत की है। और इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी जो व्याख्या प्रस्तुत की है उसे वास्तव में हम लोग विश्व इतिहास की एक नई खोज के रूप में देखते हैं, क्योंकि मार्क्स की इस व्याख्या ने पूरे विश्व पटल पर विश्व इतिहास के समूचे दृष्टिकोण में एक क्रांति उत्पन्न की थी और उन्हें उसे एक झटके के साथ इस तरह से मोड़ दिया था जिससे कि इतिहास को एक विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा। यानी कार्ल मार्क्स का ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है वह जो है वो इतिहास को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में एक बहुमूल्य योगदान माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो प्रस्तुत की है, इस व्याख्या में उन्होंने सामाजिक ढांचे का परिवर्तन कुछ वस्तुगत नियमों के आधार पर बताया है। उनका ये कहना है कि समाज में जो होने वाला परिवर्तन है वह कुछ वस्तुगत नियमों यानी भौतिक नियमों के आधार पर होता है और इन वस्तुगत नियमों के आधार पर, भौतिक मूल्यों के आधार पर एक सामाजिक आर्थिक ढांचा धीरे धीरे परिवर्तित होकर के वो एक दूसरे सामाजिक आर्थिक ढांचे का स्वरूप ले लेता है। तो इस तरह से इतिहास की इस भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत जो कार्ल मार्क्स का ये जो इतिहास का जो भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है, इस व्याख्या के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का यह मूलभूत जो सिद्धांत है वो भौतिक मूल्यों के उत्पादन में समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने सामाजिक आर्थिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को वस्तुगत नियमों के आधार पर उसकी व्याख्या की थी। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि जो संपूर्ण समाज है
उसकी जो सामाजिक संरचना में, उसके जो मूलभूत ढांचे में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का मूल कारण है वो है उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों में जो होने वाला परिवर्तन है। उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो किसी समाज का संपूर्ण सामाजिक आर्थिक ढांचा परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में कार्ल मार्क्स का ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा ऐसा भौतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन करता है, उसका नियमन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतिहास का कौन सी ऐसी शक्ति है या कौन सा ऐसा भौतिक प्रभाव है जो मानव इतिहास का विकास करता है, इसका उत्तर देते हुए कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि समाज के भौतिक जीवन की अवस्थाएं, यानी जो कंडीशन ऑफ मटेरियल लाइफ ऑफ सोसाइटी हैं, वो अंतिम रूप में समाज की संरचना को, उसकी विचारधारा को और सामाजिक संस्थाओं आदि को निर्धारित करता है, परिवर्तित करता है। तो इस तरह से ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक साधनों को प्राप्त करने की जो प्रणाली है वो धीरे धीरे संपूर्ण समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विचार एवं संस्थाओं को परिवर्तित करती है, उनको प्रभावित करती है, उनको धीरे धीरे बदलने का प्रयास करती है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है वह वास्तव में इस सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स ये बताना चाहते थे, ये सिद्ध करना चाहते थे कि उत्पादन प्रणाली का ही प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं को मुख्य रूप से निर्धारित करता है। और इसी कारण से कार्ल मार्क्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को हम लोग मुख्य रूप से ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि भौतिक मूल्यों यानी भोजन, आवास, कपड़ा, उत्पादन के उपकरण आदि की जो व्यवस्था है, इसमें जो परिवर्तन होता है इससे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है और उत्पादन प्रणाली का प्रभाव ही इतिहास की घटनाओं को निर्धारित करता है, उसको परिवर्तित करता है। कहने का आशय ये है कि कार्ल मार्क्स का ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसका मुख्य तत्व है आर्थिक निर्धारणवाद। यानी आर्थिक निर्धारणवाद के आधार पर कार्ल मार्क्स ने ये बताना चाहते थे कि जो संपूर्ण समाज की जो सामाजिक आर्थिक संरचना है उसका जो मूलभूत ढांचा है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से मार्क्स के कहने का आशय ये था कि मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके द्वारा जो कुछ भी समाज में परिवर्तन होता है, निर्माण होता है, विकास होता है, उन सब के पीछे जो है वो आर्थिक कारक जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण से हम लोग मार्क्स के इस सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत के रूप से हम जानते हैं, इसको मानते हैं। तो अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ये बताना चाहते थे कि मानव जो कुछ भी करता है उसका निर्णय आर्थिक या भौतिक स्वार्थों से होता है। हाँ, यानी हमारी जो प्रत्येक क्रिया है उस क्रिया के पीछे कुछ न कुछ आर्थिक या भौतिक स्वार्थ होता है और उन्हीं आर्थिक और भौतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के हम स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ कार्य करते हैं और उन कार्यों से हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। मार्क्स के कहने का यह आशय नहीं था कि जो आर्थिक कारक हैं या जो आर्थिक तत्व हैं वही सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण हैं, या हम ये कहें कि मानव जो कुछ भी करता है उसके पीछे जो है वो उसका स्वार्थ होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों के निर्धारण में आर्थिक या भौतिक स्वार्थों की महत्वपूर्ण जो है वो प्रेरणा होती है। कहने का आशय ये है, मार्क्स ये बताते हैं कि इतिहास के निर्माण के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य जिंदा रहे
और उसके जिंदा रहने के लिए उसके भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जिंदा तभी रह सकता है जब उसको कुछ न कुछ भौतिक मूल्यों की आपूर्ति होती रहेगी, उसके भौतिक मूल्यों की पूर्ति होती रहेगी। और इन भौतिक मूल्यों की पूर्ति के लिए उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कुछ न कुछ कार्य करता है, कुछ न कुछ उत्पादन करता है। और उत्पादन करने के लिए, कार्य करने के लिए व्यक्ति को उत्पादन के उपकरणों या साधनों की जरूरत पड़ती है। और ये जो उत्पादन के जो उपकरण हैं, इनके जो साधन हैं, इनके ऊपर जो मनुष्य निर्भर होता है, उनके ऊपर आश्रित होता है। तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन के ये उपकरण, जिनके द्वारा मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो उसकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होती रहती हैं, भौतिक मूल्यों का उत्पादन होता रहता है। तो इन उत्पादन के उपकरणों में, उत्पादन के साधनों में होने वाला जो परिवर्तन है, वो संपूर्ण सामाजिक आर्थिक ढांचे को धीरे धीरे बदल करके रख देता है। मार्क्स ये बताते हैं कि मनुष्य जो उत्पादन करता है, जो उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, उन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भौतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए, उस अपनी आवश्यकताओं के भरण पोषण के लिए व्यक्ति जो है वो उत्पादन करता है। और उत्पादन करने के कारण धीरे धीरे उसके पास कुछ अनुभव और श्रम कौशल भी आ जाता है। कहने का मतलब, लंबे समय तक धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो तरीका वो इस्तेमाल करता है, तो उस तरीके का प्रयोग करने के कारण धीरे धीरे उसके पास अनुभव हो जाता है और धीरे धीरे उस कार्य को करने का कौशल भी उसके पास हो जाता है, उसके पास आ जाता है। और कहने का आशय यह है कि मनुष्य और उत्पादन अनुभव और कौशल, ये सब मिलकर के समाज की एक उत्पादक शक्ति को बनाते हैं। परंतु जो उत्पादक शक्ति है वो उत्पादन प्रणाली का एक ही पक्ष होता है, उसका एक हिस्सा है। इस उत्पादन प्रणाली का जो दूसरा पक्ष है वो है मनुष्यों का उत्पादन संबंध। यानी कार्ल मार्क्स का ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है, इसमें दो पक्ष हैं, एक उत्पादक शक्ति और दूसरा है उत्पादन संबंध। उत्पादक शक्ति कौन से हैं? उत्पादक शक्ति मैंने कहने का आशय जिनसे कि उत्पादन होता है, जिनके माध्यम से भौतिक मूल्यों की प्राप्ति होती है। तो ये है मनुष्य और उसके साथ जो उत्पादन अनुभव और जो श्रम कौशल है, तो ये दोनों मिलकर के उत्पादन शक्ति बनते हैं। और ये जो उत्पादन शक्ति है वो उत्पादन प्रणाली को प्रभावित करता है। लेकिन ये जो उत्पादन प्रणाली है, इसका जो दूसरा पक्ष है वो है उत्पादन संबंध। और ये उत्पादन संबंध जो है वो उत्पादन शक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। कहने का आशय यह है कि उत्पादन जो शक्ति है वो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उत्पादन संबंधों पर आधारित होती है। अब मनुष्य की ये प्रकृति होती है, मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने भौतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन करता है, कुछ न कुछ कार्य करता है। परंतु ये जो कार्य है वो सब काम मनुष्य अकेले या अलग अलग रह करके नहीं कर सकता है। स्वाभाविक रूप से वह जो मनुष्य है वो विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलकर के, समूह में रह करके, समाज में वो धीरे धीरे अपने उत्पादन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने भौतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समय में और प्रत्येक परिस्थिति में उत्पादन करता रहता है। तो इस तरह से जो सामाजिक उत्पादन के सिलसिले में अगर हम लोग बात करें, तो सामाजिक उत्पादन के सिलसिले में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अन्य व्यक्तियों के साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर लेता है। अब ये जो उत्पादन प्रणाली है, इस उत्पादन प्रणाली के बारे में मार्क्स का विचार है कि उत्पादन प्रणाली की जो सर्वप्रमुख विशेषता होती है वो ये होती है कि यह अधिक समय तक एक स्थिति पर नहीं स्थिर रहती है। कहने का मतलब, उत्पादन प्रणाली जो है वो परिवर्तनशील होती है, इसमें सदैव परिवर्तन और विकास होता रहता है। अब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, विचारधारा,
राजनीतिक मतों और संस्थाओं में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। कहने का आशय यह है कि उत्पादन प्रणाली में होने वाला परिवर्तन संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में भी पुनर्निर्माण किया जाना स्वाभाविक हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब उत्पादन प्रणाली में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, किसी प्रकार का बदलाव होता है, तो यह बदलाव जो है वो संपूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचना में एक नए परिवर्तन को, एक नए बदलाव को अनिवार्य कर देता है। आप देखेंगे कि मानव के विकास के विभिन्न स्तरों पर मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रणालियों को अपनाता है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मानव समाज के विकास के विभिन्न स्तर हैं, उन स्तरों पर जो है वो मनुष्य अलग अलग उत्पादन प्रणालियों को अपनाता है और इन उत्पादन प्रणालियों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन होता है, यानी समाज का विकास होता है और समाज जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर विकसित होता है, उसका विकास होता है। तो कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स का ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने ये बताने का प्रयास किया है कि मानव समाज के विकास का इतिहास जो है वो वास्तव में उत्पादन प्रणाली में होने वाले विकास या परिवर्तन का इतिहास है। तो दूसरे शब्दों में कार्ल मार्क्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को हम लोग उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन या विकास से उत्पन्न परिवर्तन का इतिहास भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स ने ये बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास का इतिहास वास्तव में उस मेहनतकश जनता का इतिहास है जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण शक्ति होती है और जो समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक मूल्यों का उत्पादन करती है। कहने का आशय ये है कि कार्ल मार्क्स ने जो ये अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इस सिद्धांत में उन्होंने अपने जो श्रम शक्ति वाला जो तत्व है, यानी जिसके द्वारा सामाजिक विकास होता है, उस सामाजिक विकास का जो श्रेय है वो कार्ल मार्क्स जो है वो जनता को देते हैं, श्रमिकों को देते हैं और जो कि वास्तव में उत्पादन की प्रक्रिया की एक प्रमुख शक्ति होती है। तो कहने का आशय ये है कि कार्ल मार्क्स ने अपना ये जो मानव समाज के विकास का जो इतिहास प्रस्तुत किया है, उस इतिहास में उन्होंने मेहनतकश जनता को, श्रमिक वर्ग को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यानी उनको महत्वपूर्ण माना है। मार्क्स का कहना है कि दुनिया में आज तक जो इतिहास लिखा गया है वो केवल और केवल राजा महाराजाओं, योद्धाओं और कुछ विशेष दिन तारीखों का विवरण है। विश्व के इतिहासकारों ने उस मेहनतकश साधारण जनता की कोई चर्चा नहीं की है, अपने इतिहास में उनका कोई उल्लेख नहीं किया है, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जो उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स जो है वो अपने जो पूर्ववर्ती विचारक हैं, अपने पहले के जो विचारक हैं, उन विचारकों से असहमत होते हुए ये बताया है कि अब तक का जो इतिहास लिखा गया वो केवल राजाओं महाराजाओं या कुछ विशेष तारीखों का ही उल्लेख किया गया है उसमें, और उसमें जो मेहनतकश जो जनता है, जो श्रमिक वर्ग है, जो उत्पादन की प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, उसका कोई उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। तो इस कारण से मार्क्स का ये मानना है, उनका ये कहना है कि वास्तविकता यह है कि जब तक हम इस मेहनतकश जनता की जो श्रमिक वर्ग हैं, जो कि उत्पादन की प्रणाली का, उत्पादन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है, उसके योगदान की को हम लोग नहीं समझ लेते हैं, जब तक हम इन जन साधारण लोगों के इतिहास को नहीं जान लेते हैं, तब तक हम वास्तव में सामाजिक मानव के विकास की सामाजिक प्रक्रिया को, सामाजिक विकास की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। मार्क्स का कहना है कि यदि इतिहास को वास्तव में विज्ञान बनाना है तो इसे हम
राजा महाराजाओं, सेनापतियों या योद्धाओं के कारनामों का अध्ययन करके हम इसे विज्ञान का स्वरूप प्रदान नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मानव सभ्यता के इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना है, इतिहास को विज्ञान बनाना है, तो उस इतिहास में उन लोगों की चर्चा करनी होगी, उन लोगों के योगदान को सम्मिलित करना होगा, यानी उन लोगों का इस इतिहास को उन लोगों का इतिहास बनाना होगा जो भौतिक मूल्यों का उत्पादन करते हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण सामाजिक जो व्यवस्था है उसका आधार किया जाता है। तो कहने का आशय ये है, मार्क्स का जो ये इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है उसका निष्कर्ष ये है, उसका आधार ये है कि इतिहास के नियमों का अध्ययन शूद्र हमें मानव मस्तिष्क या समाज के विचारों और दृष्टिकोणों में नहीं खोजना चाहिए। मार्क्स का ये कहना है कि अगर आप इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, वास्तव में मानव सभ्यता के इतिहास को जानना चाहते हैं, इतिहास को वास्तव में विज्ञान बनाना चाहते हैं, तो ये जो इतिहास है वो विजेताओं, सेनापतियों, राजा महाराजाओं के कारनामों का इतिहास बनकर नहीं रहेगा, बल्कि ये उस मेहनतकश जनता का इतिहास होगा जो कि भौतिक मूल्यों का उत्पादन करते हैं। तो इस कारण से अगर हमें समाज के इतिहास के नियमों का पता लगाना है तो इस इतिहास की जानकारी हमें मनुष्य के मस्तिष्क में या समाज की विचारधारा या दृष्टिकोण में नहीं पता चल सकती है, बल्कि ये हमें एक विशेष ऐतिहासिक युग में अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रणाली में ये इस नियम का पता चल सकता है। अर्थात समाज के आर्थिक जीवन में खोजना चाहिए हमें। अगर इतिहास के नियम को जानना है, इतिहास के नियम को समझना है, तो हमें इसे मानव के मस्तिष्क में या समाज की विचारधारा में नहीं, बल्कि इसे हमें समाज के आर्थिक जीवन में खोजना चाहिए। इसलिए मार्क्स का ये कहना है कि ऐतिहासिक विज्ञान का सर्वप्रमुख कार्य उत्पादन के नियमों, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंधों के विकास के नियमों को जो जानना होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि कार्ल मार्क्स का ये जो इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या संबंधी जो विचार हैं, ये विचार वास्तव में एक नई तरह की वैचारिक क्रांति को उत्पन्न किया, जिसके माध्यम से लोगों में एक उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए उस मेहनतकश जनता के बारे में, साधारण जो लोग हैं उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया है कार्ल मार्क्स ने। और मार्क्स का ये कहना है कि हमें जल्द से जल्द स्वर्ग की आलोचनाओं को धरती की आलोचनाओं में बदल देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है कि स्वर्ग की आलोचनाओं को धरती की आलोचनाओं में बदल देना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। कार्ल मार्क्स ने जो अपनी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है, इसको मोटे मोटे तौर पर अगर हम आपको समझाना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि मार्क्स ने अपनी इतिहास की इस भौतिकवादी व्याख्या में उत्पादन प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया, सर्वप्रथम ऐसे विचारक हुए, पहले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इतिहास की व्याख्या में उत्पादन प्रणाली को एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्पष्ट किया है। उनका ये मानना है कि इतिहास के निर्माण के लिए व्यक्ति को जीवित रहना पड़ेगा। अगर व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा तो फिर इतिहास का निर्माण नहीं हो सकता है। और इतिहास व्यक्ति के जीवित रहने के लिए व्यक्ति तभी जीवित रहेगा जब उसके लिए जो आवश्यक भौतिक मूल्य हैं, जो वस्तुएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति होती रहेंगी। और उसकी ये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वाभाविक है, जरूरी है कि कुछ न कुछ उत्पादन प्रणाली अपनाई जाए और उस उत्पादन प्रणाली के द्वारा मनुष्य की जो आवश्यक जो भौतिक मूल्य हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
मार्क्स का ये कहना है कि इतिहास के निर्माण की बात तो बात की है। सर्वप्रथम व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और निवास की आवश्यकता होती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न वह सबसे पहले करता है। और यही कारण है कि मानव इतिहास का आदि जो है, सबसे पहला काम, सबसे पहली घटना यही है कि वह इतिहास बनाने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, अपने जो जीवित रहने के लिए जो आवश्यक भौतिक मूल्य हैं उन वस्तुओं को, उन मूल्यों को, उनका उत्पादन करता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने, जैसा कि पहले ही बताया है, कि जो मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो वास्तव में उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन और विकास का इतिहास है। तो इस तरह से उन्होंने मानव समाज के संपूर्ण इतिहास को 5 युगों में, 5 भागों में विभाजित किया है और अपने इस वर्गीकरण में, इतिहास का ये जो 5 युगों में उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इस वर्गीकरण में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि सभी युगों में उत्पादन के साधनों और उत्पादन के संबंधों में जो पाए जाने वाला जो अंतर्विरोध है, जो द्वंद्व है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला जो संश्लेषण है, उसके कारण से सामाजिक व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, सामाजिक ढांचे में बदलाव होता है। आप देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने इतिहास की इस भौतिकवादी व्याख्या में 5 युगों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला युग है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दास युग, तीसरा युग उन्होंने बताया सामंतवादी युग, चौथा युग है पूंजीवादी युग और 5वां युग है सामंतवादी युग। इनमें से पहला, दूसरा और जो तीसरा युग है, यानी जो 3 युग हैं वो बीत चुके हैं। चौथा युग है जो है वो चल रहा है और 5वें युग के बारे में कार्ल मार्क्स का अनुमान था कि ये जो चौथा युग चल रहा है, जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद एक 5वां और अंतिम युग आएगा, जिसको कि उन्होंने साम्यवादी युग के रूप में स्पष्ट किया है। तो इस तरह से आप ये इस बात को ध्यान में रखें कि कार्ल मार्क्स ने ये जो विचार जब दिया था जर्मन आइडियोलॉजी में, ये जो अपना इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की थी, तो उन कार्ल मार्क्स के समय में ये जो 3 युग थे वो बीत चुके थे और चौथा युग चल रहा था और 5वां जो युग था वो आने वाला था, और जिसको कि कार्ल मार्क्स ने एक आगामी युग के रूप में, एक अंतिम युग के रूप में स्पष्ट किया है। तो आइए हम लोग ये जो इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या के जो 5 युग हैं, इन 5 युगों में से प्रत्येक के बारे में अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने ये जो 5 युग बताए, उनमें से पहला युग है आदिम साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार ये जो प्राचीन साम्यवादी युग है ये मानव समाज की पहली अवस्था है और इस युग में जो मनुष्य था उसके पास उत्पादन के साधन और उत्पादन के प्रणाली का पूरा सर्वथा अभाव होता था। कहने का आशय यह है कि आदिम साम्यवादी युग में मनुष्य के पास किसी तरह के कोई उत्पादन के उपकरण नहीं थे। जीवन यापन के लिए वह जंगलों में भटकता रहता था, प्रकृति के ऊपर आश्रित था और इस युग में व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्ण अभाव था। कहने का आशय यह है कि मार्क्स के अनुसार ये जो आदिम साम्यवादी युग था ये वर्ग विहीन, शोषण विहीन और उत्पादन प्रणाली के विहीन वाला समाज था, जिसमें कि मनुष्य के पास किसी प्रकार का कोई हथियार, कोई उपकरण या उत्पादन का साधन नहीं था। लेकिन मार्क्स ने बताया कि प्रारंभ में, इस युग के प्रारंभ में जो मनुष्य था वो जंगली जानवरों का शिकार करता था, प्रकृति के ऊपर आश्रित था, लेकिन धीरे धीरे उसने हथियारों का निर्माण करना शुरू किया और हथियारों के द्वारा वो जो था मनुष्य, उसमें से जिनके पास हथियार हो गए वो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हो गए और इन हथियार संपन्न जो शक्तिशाली लोगों ने दुर्बल लोगों का शोषण करना आरंभ कर दिया। और इसी आधार पर मार्क्स ने लिखा था कि शोषण के क्षेत्र में हथियार जो हैं वो मानव की पहली पूंजी है।
अब प्राचीनवादी इस युग में आप देख रहे हैं कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो गया। पहले जो है वो मनुष्य के पास किसी प्रकार का कोई उपकरण, कोई हथियार नहीं था, लेकिन बाद में प्राचीन साम्यवादी युग के अंतिम दौर में मनुष्य के पास कुछ उत्पादन के साधन हो गए, उत्पादन के उपकरण हो गए। तो उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण, जो वाद प्रतिवाद और जो संश्लेषण के कारण धीरे धीरे जो प्राचीन साम्यवादी युग है वो उसका अंत होना शुरू हो गया। और अंत इस कारण से हो रहा है क्योंकि उत्पादन के साधनों में, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है। तो उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण जो प्राचीन साम्यवाद के प्रतिवाद स्वरूप जो है वो दास युग का जन्म होता है। तो मानव समाज के इतिहास में दास युग को कार्ल मार्क्स ने इतिहास की दूसरी अवस्था के रूप में स्पष्ट किया है, और इसमें उन्होंने बताया है कि इस युग में मनुष्य जो है वो अपना जो घुमंतु जीवन जो है वो छोड़ करके पशुपालन करके, खेती करके धीरे धीरे जो है वो अस्थायी रूप से बसने का प्रयास करता था। यानी जो प्राचीन साम्यवादी युग में जो मनुष्य का जो जीवन था वो अस्थायी था, एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था। अब दास युग में धीरे धीरे वो उसका जो ठिकाना है वो अस्थायी रूप से एक क्षेत्र में रहना उसने आरंभ कर दिया। तो इस कारण से धीरे धीरे उत्पादन के साधनों पर मालिकों का अधिकार हो गया। और उसमें अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दास युग में जिनके पास हथियारों की शक्ति थी, तो उस हथियारों की शक्ति के कारण कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को अपना दास बनाना शुरू कर दिया। और इस दास बनाने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, जो उनको पशुपालन करना था, जो खेती करनी थी, तो उस खेती और पशुपालन के काम में उनको अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस कारण से उन्होंने अपने हथियार के बल पर कुछ लोगों को दास बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दास युग में अब जो है वो निजी संपत्ति की धारणा का विकास हो गया, और ऐसे लोगों को जिनके पास दास होते थे उनकी जो परिस्थिति थी, सामाजिक जो स्थिति थी, वो दूसरे लोगों से उच्च मानी जाती थी। तो इस तरह से दास युग में जो है वो दास युग की जो संपूर्ण व्यवस्था है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। और मार्क्स का ये कहना है कि दास युग की अंतिम अवस्था में कृषि का विस्तार होने लगता है, और कृषि का विस्तार होने से धीरे धीरे समाज में जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। और कृषि का विस्तार होने के कारण धीरे धीरे दास युग के प्रतिवाद स्वरूप सामंतवादी युग का निर्माण होता है। तो सामंतवादी युग जो मार्क्स के समाज के इतिहास का जो तीसरा युग होता है, इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता है। और जो समाज है, जो मानव समाज है, वो मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक सामंत और दूसरा जो है वो अर्धदास किसान, या जिसको हम लोग भूमिहीन श्रमिक के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये जो सामंतवादी युग है, इस युग में जो उत्पादन के साधनों में होने वाला परिवर्तन है वो परिवर्तन संपूर्ण समाज के सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलने लगता है। और कृषि आधारित इस व्यवस्था में धीरे धीरे मानव का जो धर्म है, परिवार है, नैतिकता है, उससे जुड़े हुए जो आदर्श नियम है और जो संस्थाएं हैं, इनका भी स्वरूप जो है वो परिवर्तित होने लगता है, बदलने लगता है। और समाज जो है वो मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक सामंत और दूसरा जिसको कि मार्क्स ने अर्धदास किसान के रूप में संबोधित किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामंतवादी युग में समाज का जो एक वर्ग है वो दासों के समान जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि जो दूसरा वर्ग जो सामंतों के रूप में है वो सभी तरह के अधिकारों से युक्त है। तो इस दास युग में, तो दास युग और सामंतवादी युग के जो द्वंद्व के कारण सामंतों ने अपनी पूंजी की सहायता से उत्पादन के तरीकों में फिर से बदलना प्रारंभ कर दिया। और इस कारण से अब आप देखेंगे कि उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे
जो है वो जो दास युग सामंतवादी युग है उसका जो है वो अंत होने लगता है और धीरे धीरे जो है समाज में पूंजीवादी युग का प्रादुर्भाव होने लगता है। तो कहने का आशय ये है कि दास युग और सामंतवादी युग के बीच में जो चलने वाला जो द्वंद्व है उस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप भौतिक साधनों में जो परिवर्तन हुए हैं उसी परिवर्तनों के आधार पर पूंजीवादी युग का आरंभ हुआ है। ये जो पूंजीवादी युग है जो मार्क्स के अनुसार जब मार्क्स जीवित थे तो ये युग चल रहा था और इसको उन्होंने चौथे युग के रूप में लिखा है और उनका ये मानना है कि मार्क्स का ये कहना है कि जो पूंजीवादी युग है वो मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे आधुनिक युग है और इस युग में उत्पादन का कार्य जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। परंपरागत उत्पादन के जो परंपरागत तरीके थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए और इसमें उत्पादन जो है वो हाथ से न कर करके श्रमिकों के द्वारा न किए जा करके बल्कि उत्पादन के कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। तो स्वाभाविक रूप से जो समाज का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है वो परिवर्तित हो गया और समाज जो है वो दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक पहला वर्ग वो जिसका कि पूंजी पर अधिकार था जिसको कि हम पूंजीपति कहते हैं और दूसरा वर्ग जो कि इन पूंजीपतियों के हाथों अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य था। तो मार्क्स ने पहले वाले वर्ग को जो जिनका कि उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है उनको बुर्जुआ वर्ग और जिनका दूसरा वर्ग जो इन पूंजीपतियों के हाथों में अपना श्रम बेचने को मजबूर था उसको उन्होंने सर्वहारा वर्ग के नाम से संबोधित किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्क्स का ये कहना है कि इस पूंजीवादी युग में व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधी जो धारणाएं हैं वो तेजी से बढ़ने लगती हैं और समाज का में जो संपूर्ण सामाजिक जो ढांचा है वो बदलने लगता है। समाज में सामाजिक संबंधों में संविदात्मक संबंधों की महत्व जो है का उनका महत्व बढ़ता जाता है, उनकी प्रधानता होती जाती है और पूरा समाज धीरे धीरे दो बड़े वर्गों के रूप में विभाजित हो जाता है जिसमें एक तरफ पूंजीपति होता है और दूसरी तरफ जो है वो सर्वहारा या जिसको कि श्रमिक वर्ग या जिसको आप कह सकते हैं कि वो जो मजदूर वर्ग है वो आता है। तो इस तरह से पूंजीवादी युग में पूंजीपतियों ने अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मूल्य की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे पूरी सामाजिक व्यवस्था को इस तरह से अपने हाथों में केंद्रित करके इस तरह से उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया कि जिसमें जो पूंजीपति था वो धीरे धीरे और अमीर होता जाता है, धीरे धीरे और उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और जो दूसरा जो वर्ग है जो श्रमिक वर्ग है जो सर्वहारा वर्ग है वो धीरे धीरे दरिद्रीकरण ध्रुवीकरण अलगाव जैसी कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं से होकर के गुजरने लगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्क्स ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो दरिद्रीकरण है ध्रुवीकरण है या जो अलगाव की दशा है इस दशा के कारण जिसमें कि जो पूंजीपति वर्ग है अपनी पूंजी की शक्ति के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है तो इस शोषण में पूंजी को वो ठीक उसी तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है जैसे कि आदिम साम्यवादी युग में हथियारों के द्वारा शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों का शोषण करते थे। तो इस तरह से मार्क्स ये बताना चाहते थे कि बुर्जुआ वर्ग को पूंजीवादी युग के सबसे प्रमुख हथियार के रूप में स्पष्ट किया है। यानी कार्ल मार्क्स का ये जो चौथा युग है जिसको कि पूंजीवादी युग कहते हैं, इस पूंजीवादी युग के अंतिम समय में जो शोषण की जो पराकाष्ठा है उस शोषण की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप मार्क्स ने ये कहा कि जो अगला युग आएगा यानी वाद प्रतिवाद और संश्लेषण की जो उनकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो अगला युग आएगा वो युग होगा वो साम्यवादी युग होगा जिसमें कि जो उत्पादन है वो उत्पादन की जो पूरी जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। उनका ये कहना है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगी
अपने शिखर पर पहुंच जाएगी, यानी श्रमिकों का शोषण जो है वो अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। समाज में दरिद्रीकरण, अलगाव जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से जो श्रमिक वर्ग हैं उसमें ध्रुवीकरण होगा, उनमें एकता आएगी और धीरे धीरे जो है वो अपने आप को एकजुट करेंगे और समाज में जो पूंजीपति उत्पादन के साधनों पर जो पूंजीपतियों का अधिकार है उस व्यवस्था को वो उखाड़ फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे, उसको नष्ट करेंगे और उसके जगह पर एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जो कि पूरी तरह से वर्ग विहीन होगा, शोषण विहीन होगा और समाज में व्यक्तिगत संपत्ति जैसी कोई बात नहीं होगी। और ऐसे युग में मार्क्स का कहना है कि इस युग में व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार व्यक्ति को वेतन दिया जाएगा। जो जिस तरह का कार्य करेगा उसकी योग्यता और उसकी क्षमता और उसके द्वारा किए जाने वाले योगदान के आधार पर व्यक्तियों को उनके कार्य के बदले में उनको वेतन या उनको मजदूरी प्रदान की जाएगी। यानी जो साम्यवादी युग होगा वो पूंजीवादी युग के विकास की चरम अवस्था के बाद उत्पन्न होने वाला एक नया युग होगा जो मार्क्स के शब्दों में ये वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज होगा। उनका ये कहना है कि इस युग में उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो जाएगा। पूरे जो है वो समाज की जो शक्ति होगी वो इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद जो व्यक्तिगत संपत्ति का जो है वो महत्व समाप्त हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग के पास जो है वो सत्ता स्थापित होगी और जिसमें कि कोई अंतर विरोध नहीं होगा। और इसी कारण से साम्यवादी युग को कार्ल मार्क्स ने अंतिम युग के रूप में स्पष्ट किया है। उनका ये कहना है कि ये जो साम्यवादी युग होगा वो अंतिम और अस्थायी युग होगा क्योंकि इसमें कोई वर्ग नहीं होगा, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से जब वर्ग नहीं होगा और अंतर विरोध नहीं होगा तो उसके परिणाम स्वरूप उसके प्रतिस्थापन के स्वरूप कोई नया युग का उदय नहीं होगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स का ये जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, इस व्याख्या के अनुसार कार्ल मार्क्स ने सामाजिक विकास को इन विभिन्न युग परिवर्तन तथा अन्य प्रकार के सभी सामाजिक परिवर्तन का एक भौतिक प्रभाव के रूप में स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन के कारण ही ये जो सामाजिक विकास हुए हैं। विभिन्न युगों में जो युग परिवर्तन हुआ है वो युग परिवर्तन केवल और केवल उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न हुए हैं और होंगे। यानी जो भी परिवर्तन होंगे वो केवल और केवल उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण ही होंगे। यही कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है या उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत से जो विचारक हैं, जो बहुत से विद्वान हैं, वो मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना यह करके करते हैं कि अपने इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने भौतिक मूल्यों के प्रभाव को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक, एकमात्र कारक के रूप में स्वीकार किया है। परंतु वास्तव में हमें इस सिद्धांत की आलोचनाओं में नहीं पड़ना है। हमारा जो उद्देश्य है अध्ययन का वो ये है कि मार्क्स ने भौतिक दशाओं के प्रभाव के आधार पर जो इतिहास की जो सामाजिक विवेचना की है, इतिहास की एक नई व्याख्या देने का जो प्रयास किया है, हमारा आपका ध्यान सिर्फ इतने से ही होना चाहिए, इस पर ही केंद्रित होना चाहिए। आलोचनाओं से हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आप आशा है कि कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बारे में जो उनका जो विचार है उसको विस्तार से आप समझ पाए होंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को इसे दूर दूर तक भेजें और जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ में जो बेल आइकन है वो घंटी वाला बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे जो आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।